प्रकाश भाई साहब आ गए हैं आज, बहुत वरिष्ठ हमारे साथ। सौभाग्य है कि दो बहुत वरिष्ठ लोग हमारे साथ, डॉक्टर सतीश मिश्रा और प्रकाश जी आ गए हैं। प्रकाश भाई साहब, आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। अ, आज मोदी जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पार्लियामेंट शुरू होने से पहले वो कहते हैं कि पत्रकारों को एक भाषण देते हैं। उस संबोधन क्या कर रहे हैं, भाषण दिया उन्होंने 14-15 मिनट, और उस भाषण में दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी। एक, मोदी जी की थोड़ी खिसियाहट दिखाई दे रही थी, झुंझलाहट कह लीजिए, खिसियाहट कह लीजिए। और दूसरा ये भी दिखाई दे गया कि मोदी जी किसी भी हालत में कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस नहीं चाहते हैं। ये उन्होंने करीब करीब स्पष्ट कर दिया। वो क्योंकि अगर आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आप ही के नेतृत्व में लोकसभा को चलना है, और अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी के करेंगे और ड्रामा करेंगे, ये करेंगे, तो इस पे बात तो बिल्कुल ठीक कही। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने कहा कि ड्रामे के मामले में अगर मोदी जी किसी को कह रहे हैं कि आप ड्रामा करेंगे, तो ये तो बड़ी अचंभे की बात है कि मोदी जी दूसरे को शिक्षा दें कि ड्रामा मत करो। तो मैं प्रकाश भाई साहब, मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूं कि ये बार बार एक ये कहा जा रहा है कि आप नारा न लगाइए, आप पोस्टर न दिखाइए, आप ये मत बोलिए, आप वो मत बोलिए। तो विपक्ष क्या बोले? मतलब जब ये सरकार कोई बिल पेश करे तो ताली बजाए, सरकार कुछ बोले तो कहे वाह 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 करे। अरे विपक्ष का जो काम है, अगर वो नारा नहीं लगाएगी, इसके अगेंस्ट बोलेगी नहीं, विरोध नहीं दर्ज करेगी, तो क्या करेगी? मैं थोड़ा इसी से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि ये अब करीब करीब स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकार का कोई भी दूर दूर तक कहीं से भी ये नहीं है कि वो संसद में कोई काम करे, वो अपने बिल पास कराती रहेगी। जैसे हड़बड़ाहट में आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब एक छोटी ही सी बात कह दी, उसी में इतना माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई पुराने धनखड़ जी को, एक जो हमारे भी सदन के वो थे, अध्यक्ष थे, वो केवल उसके नहीं थे, सबके थे, और उनको एक डिसेंट सा फेयरवेल भी देने नहीं दिया गया। इस बात पे मार हंगामा मच गया कि ये क्या, मार उठा पटक होने लगी उसमें। मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूं कि ये बिल्कुल क्लियर है। और मैं बीजेपी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, मोदी जी ही जब सेट कर देते हैं एजेंडा, तो क्या बीजेपी की अब किसी की हिम्मत है कहने की नहीं नहीं ऐसे करो? तो मोदी जी का जो आज वक्तव्य, और जिससे बिल्कुल साफ है कि वो विपक्ष को कहीं से भी कोई भी न प्रश्न पूछने देंगे, न चर्चा करने देंगे, और वो केवल संसद इसलिए चलेगी उनके हिसाब से कि बिल पास हो जाए, एक ऑफिस का काम हो जाए। और मैं अंतिम बात कह के आपसे पूछ लूं, मोदी जी का मतलब ये जो संसदीय वो है, लोकतंत्र है, उसमें केवल चुनाव है। चुनाव हम जीत गए, अब तुम अपने घर वो अपना वो करो, अब हम अपने जो करना वो हम करेंगे, इस पे बातचीत भी मत करो। तो इसी से चर्चा शुरू कर रहे हैं कि लोकतंत्र को मोदी जी ने केवल चुनाव तक सीमित कर दिया है। प्रकाश भाई साहब, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और बहुत पुरानी बात से मैं शुरू करूंगा। करीब 20 साल हो गए, इसी संसद ने मुझे एक फेलोशिप दी थी, और मेरा विषय था, चूंकि उनको लगा कि अनूठा है, तो यह था कि संसद के कामकाज के सीधे टीवी प्रसारण का प्रभाव। और अब आपने मुझसे पूछा है, प्रधानमंत्री ने मुझसे नहीं पूछा, फिर भी आपके माध्यम से मैं उन लोगों को जो प्रधानमंत्री की बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उस पर चर्चा करते हैं, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए उनको। एक तो जो मैंने शोध किया था, उसमें मैंने 140 से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य थे उनसे बाकायदा प्रश्नावली भराई थी, ताकि उनमें से किसी को ये कहने का अवसर ना मिले कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो उनमें से एक थे दरभंगा के दिग्विजय सिंह। दरभंगा के मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो दिग्विजय सिंह है। दरभंगा वाले दिग्विजय सिंह जी बहुत शालीन व्यक्ति थे, जेएनयू में पढ़े थे, और वो उस समय मंत्री थे। तो जब हम पूछ रहे थे उनसे कि आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है और वो कभी ये संसद का कामकाज देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक दिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भाषण दे रहे थे, उनका अपना किसी विषय पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे, और मैं सबसे पीछे जाके आखिरी कतार में चुपचाप आंख मूंद कर सुन रहा था।
जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे टोका कि आप संसद में सोने के लिए जाते हैं क्या? आप चुपचाप पीछे बैठे हुए थे। तब मैंने उसको बताया ना कि मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था। तो या तो अब स्थिति ये है कि सब लोग पिछली कतार में जाकर बैठे और अपनी वो नींद पूरी करें जो किसी कारण से नहीं कर पाए। दूसरा एक और तरीका है, और वह भी मैं आपको ही बता रहा हूं और आपके साथ जो सारे साथी यहाँ पे हैं उनको बता रहा हूं। वो तरीका है कवि धूमल का। धूमल ने एक कविता लिखी थी और इस कविता में एक रोटी के माध्यम से उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है, दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है और तीसरा व्यक्ति जो है वो उस रोटी से खेलता है। आपने अपनी भूमिका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आप भारत की संसद में क्या चर्चा हो इस पर चर्चा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के उपदेश से आपने शुरुआत की। आपको इस बात की भी चिंता होगी और आपके माध्यम से हमारे बाकी जो सहयोगी उनको भी इस बात की चिंता होगी कि हम तो दुनिया भर की संसद और सरकारों की भी अनदेखी कर रहे हैं। एक देश जिसके किसी भी राष्ट्रपति के किसी भी प्रश्न का हम जवाब देने से कतराते हैं, उसका नाम लेने से कतराते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर, उसके दावों के बारे में हम कभी ये नहीं कह सकते कि भाई तेरा दावा गलत है। कहेंगे तो वो हमारा विदेश मंत्रालय का एक आध प्रवक्ता बोल देता है। लेकिन आप ये देखिए कि वहां की न्यायपालिका, वहां की अदालत कहती है अमुक व्यक्ति के बारे में आप ये जानकारी भेजें, ये कार्रवाई करें, और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संसदीय लोकतंत्र की अनदेखी कर रहे हैं। अवमानना कहने का अधिकार मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि ये संसदीय संस्थाओं को तय करना है कि उनकी अवमानना है या उनका महत्व बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की स्थिति में विपक्ष के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विपक्ष को हम 10 गालियां दे सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं 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 ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये तो हंगामा करते हैं। सवाल ये है कि आज जो ड्रामा शब्द इस्तेमाल किया गया, इसके पहले कम से कम अपनी देशी भाषा में कहते थे कि अरे भाई इतना नाटक क्यों कर रहे हो। और जो नट सम्राट है वो अगर इस बात की बात करें तो मुझे लगता है कि दूसरे किसी को तो कहने की जरूरत नहीं है। और ये शब्द जो है महाराष्ट्र में विधानमंडल में जब ये आता था तो 1-2 बार किसी ने ये कहा कि ये क्या तमाशा है। तो इसमें कई सदस्य खड़े हो गए, उन्होंने प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि तमाशा जो है महाराष्ट्र के लोक जीवन की एक बहुत ही सांस्कृतिक किस्म की विधा है और इस तरह से तमाशा कह के आप उनको अपमानित नहीं कर सकते। हम जब ड्रामा कह रहे हैं तो हम भूल जाएं बादल सरकार को या श्याम बेनेगल को या दूसरे लोगों को, लेकिन हमें इस ड्रामा पे तो जाना पड़ेगा कि शेक्सपियर जो है वो जो ड्रामा करता था, तो हम जब शब्दों का उपयोग करते हैं तो उन शब्दों की अवमानना नहीं करते। उन शब्दों के पीछे जो एक बहुत बड़ी परंपरा है, इतिहास है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि जहां पे साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं इस संसद ने बनाई और वहां पे हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये तो गजब है। मुझे लगता है कि हम ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि हमारे यहाँ कालिदास पैदा नहीं हुआ था, हमारे यहाँ पे कोई सांस्कृतिक परंपरा नहीं है। हमारा अतीत जो है वो उसी तरह का है जिनमें हमारे हाथों में सिर्फ पत्थर हुआ करते थे और हम पत्थर से लोगों का सर कुचला करते थे। हमारे पास मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए शब्द की, स्वर की, किसी तरह के लेखन की, किसी तरह की अंकन की कोई हमारी अतीत में हमारे पास परंपरा नहीं है। अगर हम ये साबित करने पे तुल जाए तो हम किस बात पर चर्चा करेंगे। आनंद बर्धन जी, आप और हमारे सारे सहयोगी इस बात पे कभी विचार करें तो मुझे ये समझ में आता है कि एक तरफ हम लोगों से ये कहते हैं कि चलो हमने वोट तुम्हारा लेना है इसलिए इतने 1000 रुपए तुम्हें दे दिए, पेशगी दे दिए।
मतलब 2 तरह की रिश्वत हो सकती है। एक जो है वो कहते हैं ना कि आपको एडवांस दे दिया, तो एक उस तरह की हो सकती है। और दूसरी तरफ हमें ये भी याद नहीं रहता, हमारे देश के हम कहते हैं ये हमारा राष्ट्र है, लेकिन हमारे राष्ट्र में एक महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का एक व्यक्ति जिसके पास खजाने की चाबी है, वो कहता है कि मेरे बेटे ने 400-500 करोड़ रुपए की कोई जमीन खरीद ली है और उसकी बाकायदा स्टैंप ड्यूटी लगा के उसका सौदा भी हो गया, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। अब अगर आप संसद और विधान मंडलों में इसके बारे में प्रश्न नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मुझे लगता है कि मैं अपने समय के हिसाब से काफी कुछ कह चुका हूं, बाकी साथियों की बात सुनना चाहूंगा।